समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा का एक प्रकार है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग इज ए टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पूछा है कि समाचार पत्रों की कतरन जो है वो किस प्रकार की सूचना सेवा की श्रेणी में आती है, यानी किस प्रकार की सूचना सेवा हम उसमें इनमें से मानते हैं। ऑप्शन जो है वो अग्रिम यानी एंटिसिपेटरी, एक रेस्पॉन्सिव, एक मांग पर या यानी ऑन डिमांड पे, और पूर्व प्रभावी यानी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, ये यहाँ पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 92 ये बोल रहा है कि समाचार पत्रों की जो कतरन होती है उसे कौन सी सूचना सेवा का प्रकार माना जाता है। ठीक है, अब आप बताइए कि समाचार पत्रों की कतरन को, देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आपने लाइब्रेरी साइंस में कुछ नहीं पढ़ा मान लो, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा। अब आप इसे सोचो कि समाचार पत्रों की कतरन, जब भी हम मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अगर कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जो हमारे करंट अफेयर में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या करेंगे वो स्टूडेंट, उस न्यूज़पेपर में से उस कटिंग को काटेंगे और अपनी जहां नोट्स बना रहे हैं या फिर जहां पे पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का सोर्स उनका सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे लास्ट मतलब एग्जाम के लास्ट टाइम पे पढ़ने का काम आता है, उसमें उसको जाके वो पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये उनका एक मतलब तरीका होता है पढ़ने का, करंट अफेयर्स पढ़ने का। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें से हमें जो करंट से रिलेटेड जानकारी लगी उसे हमने काट के अपने उस कॉपी में पेस्ट किया जिसे हम लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो जो हमने कतरन यानी जो हमने समाचार पत्र में से कतरन काटी, ठीक है, वो कौन से सूचना सेवा की श्रेणी में आती है ये पूछा है यहाँ। ठीक है, तो वो जो आंसर होगा इसका, आप इनमें भी सोच पा रहे होंगे तो आप अग्रिम आंसर देंगे, एंटिसिपेटरी। अग्रिम को सामयिक अभिज्ञता सेवा के रूप में भी जाना जाता है, यानी अग्रिम सूचना सेवा। ठीक है, अग्रिम सूचना सेवा को यहां नाम दिया है अग्रिम। अग्रिम सूचना सेवा को सामयिक अभिज्ञता सेवा के नाम से भी जाना जाता है। सामयिक अभिज्ञता सेवा, समझ रहे? सामयिक अभिज्ञता सेवा को क्या कह रहे हैं हम? करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी करंट से जो हमें अवेयर करा रहा है। ठीक है, जो सर्विस हमें करंट से अवेयर करवा रही है उसे हम सामयिक अभिज्ञता सेवा या फिर करंट अवेयरनेस सर्विस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही अग्रिम सूचना सेवा जो है उसे हम सामयिक अभिज्ञता सेवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सेवा के द्वारा पाठक को नवीन सूचना मिलती है, यानी वर्तमान समय में जितनी सूचनाएं आ रही हैं वर्तमान समय में, यानी जितनी भी घटनाएं या फिर जितना हम करंट से रिलेटेड पढ़ सकते हैं वो सभी अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में आती है। ठीक है, वर्तमान समय में जिन सूचनाओं से संबंधित जानकारी से हमें अवगत कराया जाए उन्हें हम अग्रिम सूचना सेवा के रूप में जानते हैं। क्लियर हुआ? इसे जागरूकता सेवा या फिर CAS करंट अवेयरनेस सर्विस के नाम से भी जानते हैं। जागरूकता सेवा के अंदर जितनी सेवाएं दी जाती हैं उनको हम CAS और अग्रिम सूचना सेवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए करंट अवेयरनेस सर्विस में कुछ सेवाएं प्रदान की जाती हैं, मतलब कुछ प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस से रिलेटेड। जैसे अगर मैं पॉइंट बोलूं तो पॉइंट पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि यहाँ पूछा है समाचार पत्रों की कतरन। ठीक है, ये तो चलो आपने एक पुस्तकालय से हटकर भी अगर आपने सोचा तो भी आप इसका आंसर कर पाए होंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आगे भी पूछ ले, देखो विषय वस्तु पत्रिका सेवा, विषय वस्तु पत्रिका सेवा भी CAS की श्रेणी में आती है, यानी अग्रिम सूचना सेवा की श्रेणी में आती है।
कौन सी? विषय वस्तु पत्रिका सेवा। अब ये क्या होती है विषय वस्तु पत्रिका सेवा? मैं जितना आपको समझा सकती हूँ उतना आप समझने की कोशिश करो। देखिए, विषय वस्तु यानी कोई जैसे न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में एक अलग से मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर हमें कुछ मिला कंटेंट वहां पढ़ने को, तो वो जो है वो विषय वस्तु पत्रिका सेवा होती है। यानी किसी पत्रिका से हमें जो सेवा दी जा रही है एक अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो होती है विषय वस्तु पत्रिका सेवा। हम कई बार देखते हैं कि जब भी न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देने आता है तो न्यूज़पेपर के साथ साथ में कुछ पत्रिकाएं भी आती हैं, है ना। उन पत्रिकाओं का सीधा संबंध होता है किसी ना किसी विषय से, ठीक है। वो जो सेवा दी जा रही है वो भी करंट अवेयरनेस सर्विस से संबंधित होती है, यानी अग्रिम सूचना सेवा से संबंधित होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ जो पूछा है समाचार पत्रों की कतरन पूछा है, आगे पूछा जा सकता है आपको विषय वस्तु से संबंधित पत्रिका सेवा जो है उससे पूछा जा सकता है। एक सामयिक अभिज्ञता सूचियों के द्वारा जो सेवा दी जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? सामयिक अभिज्ञता के नाम से ही आप समझ पाएंगे करंट अवेयरनेस सर्विस से, ठीक है। एक अनुसंधान प्रगति बुलेटिन, आपने ये भी नाम सुने होंगे, अनुसंधान प्रगति बुलेटिन, ये भी करंट अवेयरनेस सर्विस की श्रेणी में आती है, ठीक है। और एक आगामी सम्मेलनों की सूचना अगर दी जाए, यानी आगे आने वाला एक मान लो कि हम पहले ही प्रकाशित करें कि इस जगह पर इस डेट को ये सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, तो इन सभी की जानकारी देना भी करंट अवेयरनेस सर्विस की श्रेणी में आता है, ठीक है। और हम करंट अफेयर्स में पढ़ते भी हैं ये चीजें कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, ठीक है। तो ये सारी जो जानकारी होती है वो सामयिक अभिज्ञता सेवा यानी CAS के अंतर्गत आती है, ठीक है। और CAS का सीधा संबंध होता है अग्रिम एंटीसिपेटरी सूचना सेवा से। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को 92 जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जितना मैंने बताया है वो सभी आपने सब अचीव किया होगा। और थोड़ा सा एनालिसिस करते चलना कि हाँ अभी ये क्वेश्चन पूछा है, आगे हमारे सामने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर है उनको सॉल्व करने का सीधा जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हम आगे ये रियलाइज कर पाए कि आगे हमें किस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितना हो सकता है वो सब देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अब आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। 93 क्वेश्चन को पढ़िए। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। एक कंप्यूटर that connects one network to another for the purpose of file transfer is known as, ये नेटवर्क लिखा हुआ है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसे नेटवर्क कर लें, ठीक है। अब बताइए, एक कंप्यूटर that connects one network to another for the purpose of file transfer is known as, उसे क्या कहा जाता है? जो फाइल ट्रांसफर करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर को एक अलग नेटवर्क से जोड़ने को क्या कहा जाता है? यहाँ ये पूछा है सर्च इंजन या फिर हाईवे या फिर गेटवे या फिर सुपरवे, इनमें से आपको आंसर देना है। बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि आप लोग इनमें से कौन सा टिक कर पाएंगे, A, B, C या D, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग लगाइएगा और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से जो एक कंप्यूटर द्वारा दूसरे किसी अन्य एक कंप्यूटर को किसी अन्य नेटवर्क से जोड़ने को हम गेटवे के रूप में जानते हैं, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से, यानी अगर हमें फाइल ट्रांसफर करनी है तो एक कंप्यूटर को
एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को, समझ रहे, एक कंप्यूटर के द्वारा एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने का जो काम होता है वो गेटवे का होता है, यानी हम गेटवे के द्वारा उसे जोड़ते हैं। ठीक है। ये एक नेटवर्क नोड की भांति काम करता है। क्या? गेटवे, समझ गए? गेटवे जो है यहाँ राइट आंसर होगा, गेटवे एक नेटवर्क नोड की भांति काम करता है, यानी एक कंप्यूटर के नेटवर्क को किसी अन्य से जोड़ने का कार्य जो किया जाता है वो गेटवे के जरिए किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ विभिन्न ट्रांसफर प्रोटोकॉल के साथ काम करने वाले दो नेटवर्क के बीच में अगर मार्ग बनाने का कार्य किया जाता है तो वो गेटवे के द्वारा ही किया जाता है। समझ गए ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपको जो गेटवे शब्द है उससे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछा है। अगर हमें किसी फाइल का ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में, या फिर एक कंप्यूटर के किसी एक नेटवर्क से दूसरे अन्य नेटवर्क के साथ जोड़ने से जब हम फाइल का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वो होता है गेटवे का कार्य। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन है सर्च इंजन, आपको पता है सर्च इंजन किस काम आता है। ठीक है ना, सर्च करने के लिए किसी भी चीज को अगर हम सर्च कर रहे हैं या फिर हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए तो हम सर्च करेंगे और वो निकालेंगे। ठीक है, हाईवे कोई मतलब ही नहीं है इससे, सुपरवे, ठीक है, इसका भी मतलब नहीं है। यानी गेटवे जो है वो एक ऐसा यहाँ ऑप्शन दिखा है हमें जो किसी फाइल को प्रसारित करने के उद्देश्य से काम में लिया जाता है, यानी एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य नेटवर्क से जोड़ने की अगर हम बात करते हैं तो वो गेटवे का आता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? आप इनको देखिए, यहाँ चार जो ऑप्शन दिए हैं उनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, यानी विच वन इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताइए, यहाँ जो आपको दिख रहे हैं वो आंसर एक यूडीपी, एक टीसीपी/आईपी, एक ASCII, एक FTP। ठीक है, बताइए अब आप आंसर दे पाएंगे कि इनमें से कौन सा इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, अब बताइए आप इनमें से कौन सा नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल? बताइए, एक टीसीपी नाम से सुना है ना, एक यूडीपी नाम से सुना है, एक FTP नाम से भी आपने सुना है। लेकिन यहाँ जो ये ऑप्शन दिख रहा है ASCII, ASCII, ये क्या होता है? ये प्रोटोकॉल होता है या फिर कुछ और होता है? ASCII तो एक कोड के रूप में आता है ना, ASCII कोड के रूप में जाना जाता है, ये प्रोटोकॉल नहीं होता। तो आंसर तो हमारा यही है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा गया है वो यही है, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। यानी यूडीपी जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, एक TCP/IP भी और एक FTP/IP। ठीक है, लेकिन यहाँ ASCII, ASCII जो है वो एक कोड के रूप में होता है, ना कि एक प्रोटोकॉल के रूप में। क्लियर हुआ? समझ गए ना? अब देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो नियमों का ऐसा समूह होता है जहां दो या दो से अधिक यंत्रों को जोड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए दो या दो से अधिक यंत्र अगर हम जोड़े तो उनको जोड़ने का जो काम होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा ही होता है। ठीक है, समझ गए ना? कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच अगर संचार प्रक्रिया कराई जाए तो प्रोटोकॉल के द्वारा ही पूरा किया जाता है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मेरे शब्दों को समझ पा रहे होंगे कि कंप्यूटर हो या फिर कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उनके बीच में अगर संचार प्रक्रिया कराई जा रही है, ठीक है,
उनको सभी को प्रोटोकॉल के द्वारा पूरा किया जाता है। हम कई प्रकार के प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, उनमें मुख्य रूप से हम जानेंगे और उनका नाम थोड़ा सा आप ध्यान देते चलिए, ठीक है। पहला हम कहें तो टीसीपी, समझ रहे हैं मेरी बात को? टीसीपी नाम से हमने एक प्रोटोकॉल का नाम पढ़ा होगा, ठीक है। आईपी ये भी पढ़ा होगा। इनकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, देखिए फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म भी आपको एक ढंग से याद रखनी है, क्योंकि वहां सिर्फ एक शब्द के अलग करने से ही आपको घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो टीसीपी का क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ये होता है टीसीपी। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं जितने भी प्रोटोकॉल के यहाँ नाम दे रही हूं आपको, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी मैं यहाँ पूरे लिख दूं। सॉरी, ठीक है। जब मैं यहाँ पूरे लिख दूं बोर्ड पे, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना और उनको ढंग से याद कर लेना। एक आता है तीसरा यूडीपी। यूडीपी का भी आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है ना, यूडीपी का नाम सुन लिया। एसएमटीपी, एसएमटीपी का नाम सुना है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है शब्दों को समझने में यहाँ पे, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा टीसीपी, एक आईपी, एक यूडीपी, एक एसएमटीपी, ठीक है। एक पीओपी भी आपने नाम सुना होगा, पीओपी नाम सुना है? वो भी एक प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, समझ गए? क्या होता है? पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बच्चों, प्रोटोकॉल के नाम जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इतना टाइम देके इन सभी की पूरा नाम भी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। फुल फॉर्म आपको ध्यान ही रखनी है कि आईपी की क्या है, यूडीपी की क्या है, क्योंकि थोड़े से शब्दों को घुमा के ही यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। अब बताइए, आपने कौन कौन से पढ़ लिए? थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करते चलना यहाँ जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एक होता है IMAP, क्या है? IMAP, जिसे क्या बोल रहे हैं? इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, समझ रहे? इंटरैक्टिव मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, क्लियर? कौन कौन से हो गए? टीसीपी, आईपी, यूडीपी, एसएमटीपी, पीओपी, एक IMAP, ठीक है। एक नाम आपने सुना होगा HTTP, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लियर हुआ? ये भी आपने नाम सुना होगा HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक HTTP के साथ में आपने नाम सुना होगा FTP का, जिसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, क्लियर हुआ? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां मैंने कुछ प्रोटोकॉल के नाम आपको बताए,
इसको आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड पे हो जा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ इसके स्क्रीनशॉट लें और इन पूरे प्रोटोकॉल के नाम आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इनकी फुल फॉर्म को जरा से शब्दों में घुमा के ही पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 5th यूनिट आपके एग्जाम में है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना ही पूछा था कि इंटरनेट के प्रोटोकॉल में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। तो अभी तो चलो आपने उसमें एक दिख रहा था अलग से ही आस्की नाम से, वो आपने टिक कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चे तो उसमें भी कंफ्यूज होंगे कि आस्की क्या है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो। आस्की जो है वो एक कोड के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रोटोकॉल है वो इस प्रकार से है। तो इनमें से किसी का भी नाम दिया जा सकता है, या तो पूरा नाम पूछा जा सकता है, या फिर इनमें से कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल को आपको मेन रूप से ध्यान रखना है। जितना मैं यहाँ बोल रही हूँ उन सभी को मैंने इसीलिए यहाँ पूरा इनका फुल फॉर्म लिखा है। क्लियर हुआ? अब मेरे ख्याल से इसे मुझे और ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इस पे अपन टाइम और इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़े, ठीक है। इसे आप खुद ही अच्छे ढंग से पढ़ लेना, बार बार इसे थोड़ा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब चलें आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 95, नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है? आपने नाम सुना है एक OSI, समझ रहे? नेटवर्क में OSI का नाम क्या है? समझ पा रहे हैं ना कि OSI को अलग से नहीं सोचना कि OSI की तो बहुत सारी फुल फॉर्म हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या हो सकता है, ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस जो दिए हैं वो भी देख लीजिए किस प्रकार से बोर्ड वाले घुमाते हैं। OSI ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन है ना, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन एक नाम दिया है। दूसरा है OSI ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, यानी है तो सारी फुल फॉर्म OSI की, लेकिन इंटरनेट में कौन सा नाम आता है OSI का, ये आप पूछा है, ठीक है। एक होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन और एक है ओल्ड सोर्स इंटरकनेक्शन। अब आप बताइए, कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में मतलब पढ़ के आप यहाँ से क्लियर करके जाओगे ना कि OSI तो हमें पता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना तो वहां अपने आप ही कंफ्यूजन पैदा होता है। हम मतलब पढ़े कोई चीज को हम अच्छी तरह पढ़ के गए हैं, वो भी हमसे वहां जाके गलत हो जाती है, समझ रहे ना। तो हमें बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसके जो ऑप्शन है ना उनपे एक बार में जब क्लिक हो जाए ना कि हाँ हमने ये पढ़ा था, तो उसी पे आप क्लिक करें, क्योंकि जितने भी आप ऑप्शन देखेंगे वो सारे उससे रिलेटेड होंगे। तो कंफ्यूजन ना रखें अपने दिमाग में, ठीक है। यहाँ जो उसका राइट आंसर होगा वो ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन होगा। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का पूरा नाम होता है, जिसे हम OSI को हम कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। किसे? OSI को, समझ गए? ये एक वैचारिक ढांचा होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे संवाद करते हैं, ये होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ठीक है। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ में किस प्रकार से संवाद करता है वो सुनिश्चित कराने के लिए हम OSI को काम में लेते हैं। क्लियर हुआ? समझ गए? इसी OSI के अंदर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंतर्गत 7 परतें होती हैं, समझ रहे? अब इन 7 परतों का नाम आपको बताना जरूरी है या फिर आपको याद है? अगर किसी बच्चे को
OSI की 7 परतों का नाम याद है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि वो 7 परतें कौन कौन सी हैं। फिर मैं आपको आगे यहाँ व्याख्या में आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि 7 परतों के नाम कौन कौन से दिए हैं, ठीक है ना। 7 परतें होती हैं जिनका प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है ना। यानी 7 परतें जो होती हैं वो प्रत्येक मतलब हर एक परत अपना एक अलग से कार्य करने का काम करती है, ठीक है ना। अब बताइए 7 परतें, कोई बच्चा दे पाएगा इसका आंसर? 7 परतें कौन कौन सी हैं, या फिर मैं ही दूं? बताइए बताइए, अगर बता पाए तो। एक होती है भौतिक परत, दूसरी होती है डेटा लिंक परत, है ना, तीसरी होती है नेटवर्क परत। अपना अलग अलग काम होता है इनका सबका, समझ रहे हैं? हर परत का अपना एक अलग काम होता है। भौतिक परत, डेटा लिंक परत, एक नेटवर्क परत, एक परिवहन परत, ठीक है। एक होता है 5वां अगर हम कहें सत्र परत। क्लियर हुआ ना? समझ पा रहे हैं? एक प्रस्तुति परत कौन कौन सी हो गई? भौतिक, डेटा लिंक, एक नेटवर्क, एक परिवहन, एक शब्द, एक प्रस्तुति, और 7वीं जो होती है वो अनुप्रयोग परत। ठीक है ना, समझ गए? ये 7 परतें होती हैं OSI की, ठीक है, यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की OSI की 7 परतें इस प्रकार दी हुई होती है, ठीक है ना। और इन हर परत का अपना एक अलग काम होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है जो कंप्यूटर में अपना एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। समझ गए? OSI को ISO द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे विकसित किया गया था, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में किस प्रकार संवाद करना है, और जो ये परत होती है उनका अपना एक अलग से काम होता है, जो ये दिखाता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे संवाद कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क में OSI का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम तो आपने बता दिया, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। मैंने यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने दी, यानी इसकी 7 परतें होती हैं, 7 परत के मैंने नाम बताए, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, पूछा भी जा सकता है कभी भी। 7 परतें होती हैं, ISO द्वारा इसे विकसित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? OSI का इंटरनेट में मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। बेबीज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी शायद आया था और यहाँ भी पूछा गया है। मैंने आपको एक ईयर बताई थी 1837। देख लेना आप पीछे के क्वेश्चन में जाके कि जब चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन का एक क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो पूछा है, देखिए प्रश्न को आप ढंग से पढ़े पहले। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ जो वर्ष दिए हैं वो एक 1835, 1836, 1832 और 1830। समझ गए? लेकिन मैंने आपको उस क्वेश्चन में बताया था कि चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन होता है यानी विश्लेषणात्मक इंजन है, उसे 1837 में सबसे पहले डिफरेंस इंजन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। 1837 में
बेबेज के डिफरेंस इंजन के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, देखिए यहां जो पूछा है वो यही पूछा है कि विश्लेषणात्मक इंजन को कब प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो हमने तो ईयर जो लिखी है वो 1837 लिखी है, यानी 1837 हमने पढ़ा है। चार्ल्स बेबेज के विश्लेषणात्मक इंजन को सबसे पहले 1837 में डिफरेंस इंजन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1837 नहीं है, तो हम कौन सा टिक करेंगे? देखिए आपको तो ध्यान रखना है 1837 ही, चाहे वही ऑप्शन में आए या ना आए। अब यहाँ ऑप्शन में 1837 नहीं दिया, तो इसका मतलब बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि 1837 नहीं दिया, उनकी गलती है, 1837 देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? तो यहाँ बच्चा थोड़ी लिखेगा कि हम 1837 पे क्लिक करेंगे, और बच्चा तो इनमें से ही कोई टिक कर देगा, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं है कि इनमें से कोई नहीं। अगर फिफ्थ ऑप्शन ये होता कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा वही राइट आंसर होता कि इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। ठीक है ना, तो अभी जो हमारा आंसर होगा वो 1837 होगा। बोर्ड के द्वारा इसे डिलीट कर दिया, इसलिए हम ए बी सी डी पे इनमें से किसी पे भी टिक नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमने इस एनालिटिकल इंजन के बारे में सारी जानकारी पहले भी उस क्वेश्चन में ले ली थी, और मैं जरा सा आपको बोल के भी बता रही हूँ कि चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिकल इंजन होता है उसे सबसे पहले 1837 में डिफरेंस इंजन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जो कि एक सामान्य यांत्रिक प्रयोजन कंप्यूटर था। क्लियर हुआ? इसे एक यांत्रिक कैलकुलेटर के रूप में डिजाइन किया गया था। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक युग के कंप्यूटर के विकास में उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में भी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दी है, तो उम्मीद करती हूँ सब आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। रैम कंप्यूटर की खाली स्थान है। रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज द, यानी रैम जो है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है, ये यहाँ पूछा है। ठीक है, यानी प्राथमिक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी या तृतीयक मेमोरी या फिर ये सभी। रैम जो है वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी के रूप में होती है। ठीक है, ये बताना है आपको। बताइए, रैम जो है वो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के रूप में होती है। ये तो आपको समझ में आया होगा ना कि रैम और रोम आपने पढ़े हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, है ना। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका पूरा नाम, जिसको नहीं पता वो आप ध्यान भी रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक होता है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ गए ना? अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मेमोरी के रूप में होती है, जिसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। यहाँ जो ऑप्शन में दिख रहा है वो इसका आंसर होगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस मेमोरी का प्रयोग, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग सामान्यतः किसी कंप्यूटर डेटा को या फिर मशीन कोड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर डेटा को स्टोर करना है तो हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत उसे स्टोर कर सकते हैं। समझ गए ना? इसके दो प्रकार होते हैं रैंडम एक्सेस के, ये अगर पता है तो एक एस रैम होता है ना, पता है कि आपको एक एस रैम होता है और एक डी रैम होता है। एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस रैम को स्टैटिक बोलते हैं और डी को हम यहाँ पे डायनेमिक बोलते हैं, है ना। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इसके दो प्रकार होते हैं रैम के।
क्लियर हुआ? समझ पाए हैं? रैम और रोम को आप ढंग से पढ़ जाना, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है ना? तो रैम और रोम को कर लेना। बाकी मैंने यहाँ जो बताया है वो ये बता ही दिया कि रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी के रूप में होती है। जब भी हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो रैम के अंदर किया जाता है, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 98, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? यहाँ आपको बताया पूछा है कि कंप्यूटर जो है वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, यानी वो कंप्यूटिंग के लिए लिया जाता है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए या प्रलेखों के संग्रहण के लिए या फिर ये सभी? बताइए कंप्यूटर को किस किस के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर का, ठीक है? अब बताइए मुझे, यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये इनमें से कौन सा होगा? एक ऑप्शन यहाँ दिया है ये सभी, यानी कंप्यूटिंग के काम में लिया जाता है कंप्यूटर को। यस, लिया जाता है, कंप्यूटिंग के काम में कंप्यूटर को लिया जाता है। अगर हमें वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तब भी हम कंप्यूटर का प्रयोग लेंगे, है ना? या फिर अगर हमें प्रलेखों का संग्रहण करना है, यानी हमें किसी डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, तब भी हम कंप्यूटर की मदद लेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना? तो ये तीनों ही हमारे लिए कंप्यूटर को इन तीनों काम में प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी ये सभी। क्लियर हुआ? समझ पाए हैं? यानी कंप्यूटर को जनरली कंप्यूटिंग के लिए भी, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी और प्रलेखों के संग्रहण के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का युग माना जाता है, ठीक है? आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग सभी कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ भी अगर हमें काम करना है तो हम कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए ना? कैलकुलेटर के रूप में या फिर किसी महत्वपूर्ण डाटा को संग्रहित करने के लिए या फिर किसी प्रकार की सूचना को वर्ड प्रोसेसिंग में ढूंढना है तो हम सभी में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? समझ पाए हैं यहाँ तक? और भी यहाँ आगे कोई प्रोसेस बन सकती है, यानी कोई कार्य यहाँ लिखा जा सकता है कि इसमें भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है या नहीं, ठीक है? तो हमें पता है कि आज के समय में जितनी इम्पोर्टेंस कंप्यूटर की है उतनी शायद ही किसी की हो। कंप्यूटर को सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, हर काम में लिया जाता है, यानी अगर हमें डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं तो भी लिया जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग करनी है तो भी लिया जाएगा, या फिर हमें किसी मतलब हर काम के लिए कैलकुलेटर हो या फिर कोई सर्च प्रोसेस हो, कुछ भी काम करना है तो हम कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा है? आपको इनमें से बताना है। मेरे ख्याल से सबने पढ़ा भी होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ ऑप्शन में दिए हैं रैम, ALU, CPU और माइक्रो प्रोसेसर। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ लास्ट में पूछे गए हैं, यानी 15-16 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें कंप्यूटर से रिलेटेड देखने को मिले इस एग्जाम में, ठीक है? तो आपकी जो 5वीं यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे पूछे जाएंगे आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है? ये जो हमने पेपर सॉल्व किया था ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया गया था 2020 में। उस टाइम पे अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस में मेंशन कर रखी थी वो 5वीं यूनिट कर रखी थी, यानी कंप्यूटर की थी, ठीक है? लेकिन अभी जो 3rd ग्रेड का पेपर होता है उसमें वर्ष 2022 से इसे सिलेबस से हटा दिया, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हमें वहां यूनिट नहीं मिली, ठीक है ना? तो हमें 2nd ग्रेड के लिए ये बहुत जरूरी है, तो ढंग से कंप्यूटर वाली यूनिट को पढ़ लेना, क्योंकि 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है? आप इसका आंसर दें कि कौन सा कंप्यूटर का हृदय होता है। बताइए, इनमें जो आंसर होगा वो CPU आपने पढ़ा है और कमेंट में बच्चों ने दिया भी है कि कंप्यूटर का हृदय जो है वो CPU को माना जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू जो है उसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर के हृदय के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। अधिकतर सीपीयू जो है वो एकीकृत सर्किट माइक्रो प्रोसेसर पर कार्यान्वित किए जाते हैं। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर पर क्रियान्वित किए जाते हैं अधिकतर सीपीयू। ठीक है ना। कंप्यूटर का मुख्य भाग जो होता है, यानी मुख्य पार्ट, मेन पार्ट के रूप में हम माने तो सीपीयू जो है वो मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, जिसके द्वारा सभी प्रकार के प्रोसेस को पूरा किया जाता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का हृदय माना जाता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सीपीयू के जरिए किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है ये सीपीयू। क्लियर हुआ। इसीलिए इसका नाम दिया जाता है, जब भी कोई अलग से पॉइंट आउट किया जाए किसी भी फील्ड में किसी भी चीज को, तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो मतलब एक मेन कार्य के मेन काम को करने में वो हेल्पफुल होता है। समझ गए ना। तो यहाँ इसीलिए इसका नाम है कि कंप्यूटर का हृदय माना गया है सीपीयू को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर का कार्य होता है वो सीपीयू के जरिए होता है। क्लियर हुआ। चले, हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से किस समूह के संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ? देखिए एक शब्द यहाँ दिया है, ई शोध सिंधु कंसोर्शिया। यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन से समूह द्वारा, कौन से समूह के संयोजन से, यानी यहाँ कुछ समूह दिए हैं, इनके किसके संयोजन से ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ? ठीक है, ये यहाँ पूछा है तो आप इसका आंसर दें, क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ राइट माना जाएगा। यूजीसी इन्फोनेट, एक है डीएलसी, एक है एनलिस्ट, एक है इंडेस्ट, एआईसीटीई। इनके द्वारा यानी इनके संयोजन से हमें ई शोध सिंधु कंसोर्शिया मिला। किस किस के जरिए? यूजीसी इन्फोनेट, ठीक है, यूजीसी इन्फोनेट सबसे पहला था, डीएलसी, ठीक है, एक है एनलिस्ट। मैं इस तरीके से नाम लिख दूंगी ना तो आप जल्दी से उसे दिमाग में लेके आ पाएंगे। एक है इंडेस्ट, ठीक है, और एक है एआईसीटीई। क्लियर? इन सभी के संयोजन से हमें ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ। ठीक है ना, हमें जो ई शोध सिंधु कंसोर्शिया मिला वो इन सब के मिलाने से मिला। इनको जब हमने जोड़ दिया तब हमें ई शोध सिंधु कंसोर्शिया मिला। ठीक है, तो आपको ये पांचों नाम याद रखने हैं, यूजीसी इन्फोनेट, डीएलसी, एनलिस्ट, इंडेस्ट एंड एआईसीटीई। ठीक है, इन सभी के संयोजन से हमें ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ? समझ पाए हैं सारे बच्चे? तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये पांचों नाम याद रखने हैं कि ये क्या है और इनको मिलाने से हमें कौन सा कंसोर्शिया मिला। ठीक है ना, मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स यहाँ समझ पाए होंगे। हमने क्वेश्चन इसे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा RSMSSB के द्वारा वर्ष 2020 में जब एग्जाम लिया गया था, भर्ती थी वो 2018 की, जिसका एग्जाम पेपर हुआ था 2019 में, लेकिन लीक हो गया। लीक होने की वजह से सरकार ने उसे रद्द किया और उसका जो दूसरा पेपर हुआ दोबारा से उस भर्ती को कराया 2020 में, जिसमें इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड थे
और 50 क्वेश्चन उसमें जीके से रिलेटेड थे, यानी 150 क्वेश्चन का पेपर हुआ करता था उस टाइम पे। ठीक है, अभी तो उसका भी पैटर्न चेंज हो गया, 2 पेपर अलग से होते हैं, एक जीके का होता है, एक लाइब्रेरियन का होता है, यानी सब्जेक्ट्स का होता है। उसमें भी साइकोलॉजी को जोड़ दिया जनरल पेपर में। ठीक है, तो अब जो पैटर्न है वो थर्ड ग्रेड का अलग है। पहले जो पैटर्न था वो थर्ड ग्रेड का ये था। ठीक है, तो हमने यहाँ जो सॉल्व किया वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम पेपर सॉल्व किया, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब लगा लो थर्ड ग्रेड के एग्जाम पेपर में ही लेवल इस प्रकार का था, तो आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का पेपर लिया जाएगा उसमें लेवल कौन से स्तर पे होगा वो हमें अब आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, और आगे मैं एक अलग एग्जाम पेपर को सॉल्व कराने के लिए मैं आपके सामने आऊंगी। कौन सा पेपर होगा वो आगे की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, राम राम साथियों, धन्यवाद।